कोई चलाओ कोई चलाओ तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। कोई चला तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। ज़रा सोचिए, अगर मन में कोई गीत उठ ही रहा है, कोई रचना जन्म ले रही है, तो उसे आप दीवार पर क्यों उतारेंगे? ये प्रश्न मुझे हर बार उस वक्त ज़रूर मन में आता है जब कभी मैं नीरज जी का गीत किसी वीडियो, टीवी या रेडियो पर सुनता हूँ। दरअसल ये एक कहानी है कि आखिर नीरज जी गीत दीवार पर क्यों लगते थे। बात बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी है, दशकों पुरानी है। नीरज जी तब नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे और उन्हें एक क्लर्क की नौकरी डीएवी कॉलेज ट्रस्ट कानपुर में मिली। इत्तफाक ये था कि उसी डीएवी कॉलेज ट्रस्ट के डीएवी हॉस्टल में मेरे पिताजी भी वार्डन थे और इस बहाने हमें एक अद्भुत अनुभव हुआ। दरअसल हुआ यूँ कि जब डीएवी कॉलेज में नीरज जी को क्लर्क की नौकरी मिली तो सवाल ये था कि अलीगढ़ से आकर वो रहेंगे कहाँ। रहने के लिए उन्हें कमरा देने का आदेश पिताजी के पास डीएवी कॉलेज ट्रस्ट से आया। कॉलेज ठसाठस भरा हुआ था क्योंकि नया सत्र शुरू होने वाला था और कमरे तकरीबन सब अलॉट हो चुके थे। पिताजी चिंतित थे कि क्या करें, लेकिन उधर से दबाव आया तो एक काम किया कि मेरे घर उस वक्त कई गायें पली थी और गायों के लिए भूसा एक खास कोठरी में घर के बाहर रखा जाता था। एक जुगत सूझी और उस कोठरी को खाली करा लिया गया और खाली करा के उसकी पुताई की गई और पुताई करा के वो कमरा नीरज जी को सौंप दिया गया। नीरज जो उस वक्त डीएवी कॉलेज ट्रस्ट के क्लर्क थे। खैर ये हो गया। अब मैं बताता हूँ एक शगल जो हमेशा छुट्टियों में हम वार्डन, सुपरटेंडेंट, ये 3 घर जो हॉस्टल के अंदर बने थे उनके 3 के ढेर सारे बच्चे थे। सारे बच्चे उन छुट्टियों के दिन कमरों की पैमाइश करने निकलते थे, कड़ी धूप में भी, बारिश में भी। उस पैमाइश के दौरान अचानक एक दिन वो नीरज जी के उस कमरे में पहुंच जाए जब नीरज जी कमरा छोड़कर, या तो मुझे ठीक से याद नहीं, या तो वो अलीगढ़ चले गए थे या उन्होंने शायद नौकरी छोड़ दी होगी, कुछ भी हो। बहरहाल उस कमरे में घूमते हुए मेरे बड़े भाई को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अचानक जिस जगह ज़मीन पर गद्दा बिछाकर नीरज जी लेटते थे, सफ़ेद दीवार पर, चूने से पुती हुई सफ़ेद दीवार पर कुछ इबारत दिखाई पड़ी। सारे बच्चे तो चले गए, लेकिन ये बाद में पता चला कि मेरे बड़े भाई साहब ने वो सारी इबारतें 64 पन्ने की एक कॉपी पर उतार ली थी, जस की तस, हूँ बहू। और वो पता नहीं कब तक उनकी किताब पड़ी रही। इस बीच हम सपरिवार कानपुर छोड़कर लखनऊ आ गए। लखनऊ के आए क्या, लखनऊ में बस गए ठीक से, और लखनवी कहने लगे हम लोग। तभी एक दिन पता चला कि अमीनउद्दौला पार्क में एक कवि सम्मेलन है और उसमें नीरज जी पधार रहे हैं। ये खबर छपी स्वतंत्र भारत में, अखबार में। भाई साहब मेरे उद्वेलित हुए, उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं मिलने, और मुझे लेकर वो अमीनाबाद पार्क के उस स्थान पर गए जहां नीरज जी चाय पान के लिए रुकने वाले थे, या और बाकी कविगणों के साथ। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मौका मिला और वो एक अद्भुत अनुभव था। वो मौका मिला, हम लोग मिले, और नीरज जी को जब पिताजी ने वो पंक्तियां दिखाई तो पहले तो वो यकीन नहीं कर पाए थे, कि फिर उनको बताया कि देखिए, पढ़िए, ये कविताएं आपकी हैं। उन्होंने पढ़ा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी रह गई। डबडबाई भीगी सी आंखों से उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब के सर पे हाथ रखा। कहाँ से मिली तुझे? भाई साहब ने पूरा वर्णन बताया तो वो आह्लादित हो गए। मुझे दोगे क्या तुम? और भाई साहब ने ये कविताएं पूरी उनको दे दी। अफसोस ये कि काश हमने उन कविताओं को एक बार फिर किसी कॉपी पर लिख कर रखा होता। हमने पूरा खजाना उनको जस का तस लौटा दिया। हम लोग कितने अभिभूत थे कि ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि आप दीवार पर क्यों लिखते थे।
ये प्रश्न आज भी अनत्तरित है। हम में से कोई नहीं जानता कि दीवार ने वो सैकड़ों कविताएं अपनी दीवार पर क्यों लिख रखी थी। मुझे खुद भी याद नहीं। हाँ, कुछ कविताएं के मुखड़े ज़रूर मुझे याद हैं, एक या दो के। जैसे एक बहुत अच्छी पंक्तियां थीं और वो समसामयिक स्थितियों पर थीं कि कानून का चोला पहनकर खड़ी चंगे शाही, न्याय का शव तक कचहरी में नज़र आता नहीं। एक और कविता थोड़ा सा प्रेम और विछोह की थी कि तुम हमारे पास हो इस दीवार पर लिखी हुई, दूरियां तो हैं लेकिन यादें भी कुछ उखड़ी हुई। तो नीरज जी की इन यादों को कभी भूल नहीं सकता और ये प्रश्न हमेशा मेरे मन में नीरज जी को देखकर उठता रहेगा, आखिर दीवार पर क्यों लिखते थे नीरज जी।